मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। और आज हम लोग व्हेन वेयर एंड हाउ का क्लास 8 का लेक्चर 3 करने वाले हैं, ठीक है ना। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था, ठीक है, कि 18वीं सेंचुरी में इंडिया की कंडीशंस क्या थी, ठीक है। इंडिया क्या था, इंडिपेंडेंस किंगडम्स में डिवाइड था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि इंडियन हिस्ट्री को सबसे पहले डिवाइड किसने किया, किस बेस पे किया, ठीक है ना। उसमें कमियां क्या थी, जैसे जेम्स मिल के हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया था, उनकी कमियां क्या थी। उसके बाद एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में डिवाइड किया गया, उसकी कमियां क्या थी, सब हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे जो मेजर इवेंट थे जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हुए थे, ठीक ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में होने वाले मेजर इवेंट्स जिन्होंने क्या किया है, इंडियन हिस्ट्री को क्या किया, इफेक्टिव किया है। विश्व इतिहास की ऐसी घटनाएं जिन्होंने भारतीय इतिहास को क्या किया है, प्रभावित किए, इसके बारे में क्या करना था, हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ने रेनेसा पढ़ा था, पुनः जागरण, ठीक है, जिससे हम लोग ने जाना था कि रेनेसा की इफेक्ट क्या पड़े भारत पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा था। और आज हमारा थर्ड पार्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यू शुरू, ठीक है। ये ऐसी इवेंट्स हैं, ऐसी घटनाएं हैं विश्व इतिहास की जिसने भारतीय इतिहास को क्या किया है, प्रभावित किया है, ठीक है। ये ऐसे इवेंट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को क्या किया है, इफेक्टिव किया है, ठीक है। जैसे हम लोग रेनेसा देखा, रेनेसा की वजह से यूरोप में क्या आया, रेनेसा की वजह से यूरोप में साइंटिफिक अप्रोच आया। उसके बाद हम लोग देखा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूम के बाद क्या हुआ, यूरोप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनने लगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की इंडस्ट्रीज बनने लगी यूरोप में। मेनली हम लोग देखते हैं क्लॉथ इंडस्ट्री ज़्यादा बनी थी, ठीक ना, सिल्क इंडस्ट्री ज़्यादा थी, ठीक है, वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनी। अब इंडस्ट्री बनी तो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए, और रॉ मटेरियल तो मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, तो उसको सेल करने के लिए क्या चाहिए, एक बड़ा मार्केट चाहिए। तो पूरे यूरोप में हो रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे थे, ठीक है ना। और पूरे यूरोप के क्या चाहिए था, एक बड़ा मार्केट चाहिए था, और एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से वो क्या कर सके, इजीली रॉ मटेरियल्स क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। तो देखो यूरोप का ट्रेड जो होता था, डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट की जरूरत क्यों पड़ी, चलो आप देखते हैं। नॉर्मली देखो ये चाइना है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए चाइना से यूरोप में क्या होता था, आपका इजिली ट्रेड होता है। ये वर्ल्ड मैप का छोटा सा डायग्राम है, ठीक है ना, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, एशिया, इंडिया यहाँ पे है, और यहीं पे नीचे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और यहीं पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, तो चाइना से क्या करती थी, एक सिल्क रूट जाती थी, कहाँ, यूरोप, जिससे यूरोप और एशिया में क्या होते थे, ट्रेड्स होते थे। अब ट्रेड तो हो रहा है, सब कुछ ठीक था, तो फिर डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत पड़ी, जो मिडिल है ना, ये अजबाकिस्तान, अजरबैजान, ठीक है ना, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मिड 15 की बात करें, मिड 15 में बहुत ज़्यादा खलीफात जो थे ना, खलीफेट बोलते हैं इंग्लिश में, जो खलीफात थे ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे। खलीफात कौन होते हैं, खलीफात जो मुस्लिम जो होते हैं ना, उनमें जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट माना जाता है उनको कहा जाता है खलीफा, ठीक है ना। तो 15वीं सेंचुरी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खलीफात होने लगे, और उन खलीफाओं मेनली 4 खलीफात थे। सबसे मेन था जो ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है ना, उसके बारे में लोग बात करते हैं, ठीक ना। मेनली क्या होते हैं, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो बहुत सारे खलीफात क्या करने लगे, यहाँ पे ग्रो करने लगे। अब इन खलीफाओं ने क्या किया, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खलीफात क्या होने लगे, ग्रो करने लगे, और इन खलीफाओं ने क्या किया, इस पूरे एरिया पे अपने आप पूरे एरिया पे कंट्रोल कर लिया, प्लस यूरोप के ईस्टर्न पार्ट पे भी क्या कर लिया, उसने कंट्रोल कर लिया था, खलीफाओं ने जीत लिया था। अब रेस्ट यूरोप के पास कोई प्लेसेस नहीं थे, वो इधर से ट्रेड कर नहीं सकते थे, क्योंकि खलीफाओं ने ये एरियाज बंद कर दिया था और किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं होने देते थे। तो बिकॉज ऑफ डेट पूरे यूरोप को क्या करी, एक सब्सटीट्यूट रूट की जरूरत पड़ी, एक न्यू रूट्स की जरूरत थी, जिससे वो क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, किससे, यूरोप से। मेनली उनको इंडिया से क्या करना था, ट्रेड करना था, ठीक है। उस एरा में बताया ना, जो 15वीं सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, उस एरा में जितने मसाले हम लोग आज नहीं खाते ना, उससे ज्यादा मसाले कौन खाते थे, यूरोप वाले खाते थे। स्पेसीज की बहुत ज्यादा डिमांड थी, मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, ठीक है ना। अब इसी चीज को पूरा करना था, तो जरूरत क्या थी, न्यू सी रूट्स की, क्योंकि लैंड रूट तो कुछ है नहीं। लैंड रूट के लिए अगर इनको फिर से आना है, तो इनको पूरा ये रशिया घूमते हुए यहाँ से फिर यह क्या करेंगे, म्यांमार होते हुए फिर क्या करना पड़ता था, एंट्री करना पड़ता, ठीक है। ये फिर से पूरा रशिया घूमते हुए या ऐसे आते ही फिर यहाँ चाइना होते हैं तब इंटर करते हैं। तो जगह जगह लैंड 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 जगह जगह टैक्सेस देने पड़ते हैं इनको, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डेट, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की था, रास्ते में कोई भी लूट सकता था, ठीक है।
तो बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने सोचा कि चलो क्या करते हैं, सी रूट डिस्कवर करते हैं। अब इसी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बार्थोलोमेव डियास थे, ठीक ना, इन्होंने सबसे पहले कोशिश की, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कोशिश की और वो चले यूरोप से चले एशिया की खोज के लिए। और कहाँ पहुंचे, ये पहुंचे अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। कहाँ पहुंच गए, केप ऑफ गुड होप पहुंच गए, ठीक है, केप ऑफ गुड होप पहुंच गए। इसके बाद दूसरी बात हम लोग ने देखा था किसके बारे में, दूसरा हम लोग देखेंगे वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। चलिए पहले कोलंबस के बारे में देखें, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में देख लें। भाई ये निकला था इंडिया की खोज में, लेकिन पहुंच कहाँ गया, अमेरिका पहुंच गया, ठीक है ना। ये निकला था इंडिया की खोज से यूरोप से, पहुंच कहाँ गया, अमेरिका पहुंच गया। उस समय जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे देखा उसने कि लोग थे रेड कलर के थे, इसलिए इसने सबसे पहले जब ये पहुंचा तो इसको लगा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि लोग यहाँ पे क्या रेड कलर के, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे नाम दे दिया रेड इंडीज, नाम दे दिए थे इन लोग को, रेड इंडीज नाम देते थे। बाद में पता चला कि नहीं ये रेड इंडीज नहीं है, ये क्या है, अमेरिका है। क्या है, बाद में पता चला ये रेड इंडीज नहीं, क्या है, अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा के बारे में जानते ही हैं, ठीक है ना। वास्को डी गामा के बारे में आप लोग जानते हैं। वास्को डी गामा क्या किया, निकला भारत की खोज में और फाइनली क्या गया, भारत पहुंच गया, ठीक है। कहाँ पहुंच गया, फाइनली भारत पहुंच गया, ठीक है ना। अमेरिका को खोज 1492 एंड 1498, ठीक है, 1492 एंड 1498। डेट का कंफ्यूजन हो गया। क्रिस्टोफर कोलंबस बिगिंस में 1942, वेस्ट इंडीज लेटर जैसे 1992 में, ठीक है ना। आफ्टर कोलंबस यूरोप कैन नो द डिस्कवर न्यू लैंड अमेरिका, वास्को डी गामा 1998, ठीक है। 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में कहाँ पहुंचे थे, आपके अमेरिका। और उसके बाद देखते हैं वास्को डी गामा कहाँ पहुंच गया, 1498, ये भी पुर्तगाली था। कहाँ पहुंच गया आपका वास्को डी गामा ने, क्या किया ना, ये रास्ता भटक के कहाँ पहुंच गए, रेड इंडीज पहुंच गए। वास्को डी गामा ने बार्थोलोमेव डियास के वेज को क्या किया, फॉलो किया और कहाँ पहुंचा, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। अब इसको पता चला कि यहाँ से अगर मैं ईस्ट जाऊंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, इंडिया पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या करता था ना, ये इसके कोस्टल एरिया के साथ साथ चलता था, ठीक है ना। और रास्ते में जितने भी एरियाज थे जहाँ से ट्रेड किया जाता था वहाँ रुकता था और क्या करता था, ट्रेड की बातें करता था। और रास्ते में ना इसको एक आदमी मिल गया था, एक गुजराती व्यापारी मिल गया था, अब्दुल हमीद नाम का। अब्दुल हमीद नाम का एक गुजराती व्यापारी मिला जिसने क्या किया, इनको नेविगेट किया कहाँ के लिए, इंडिया के लिए। और फाइनली ये कहाँ पहुँच गए, इंडिया पहुँच गए, इंडिया के कैलिकट पे पहुँच गए, ठीक है। तो फाइनली यूरोप से इंडिया करके हुआ एक रूट डिस्कवर कर लिया गया। कैसे, यूरोप से केप ऑफ गुड होप और उसके साथ होते हुए कहाँ पहुँच गए बोलो, इंडिया पहुँच गए लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वास्को डी गामा हो गया, फ्रेडरिक मैगेलन की, जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ मैगेलन की खोज की, यानी कि हम लोग कहते हैं साउथ अमेरिका। ये भी निकले थे और निकलते निकलते कहाँ पहुँच गए, रास्ता भटक के साउथ अमेरिका पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टिराडेल फ्यूगो, इन्होंने पैसिफिक ओशियन खोजा प्लस स्पाइस आइलैंड एंड इंडोनेशिया की खोज की। ये भी निकले भारत की खोज में, ठीक है। और निकले और इधर से इधर होते हुए पैसिफिक ओशियन चले गए और इधर से होते हुए जब ये आ रहे थे तो ये कहाँ पहुँच गए, आपके इंडोनेशिया। यहीं पे स्पाइस आइलैंड्स थे इंडोनेशिया, यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने स्पाइस आइलैंड इंडोनेशिया की खोज की। और ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, सरकम नेविगेटेड किया था, लेकिन ये जिंदा नहीं बचे थे उसके लिए, ठीक है ना। उस अचीवमेंट को पाने के लिए क्या थे, लाइव नहीं, जिंदा नहीं थे, ठीक ना। फिलीपींस में ये क्या हो गया था, मर गए थे, ठीक है ना। और पहला ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जिंदा रहते हुए सरकम नेविगेटेड किया था उनका नाम था आपका फ्रांसिस डार्किन, ठीक है ना। सरकम नेविगेटेड मतलब उस समय माना जाता था ना, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेना, समझ लीजिए, यानी कि अर्थ बाहर से नहीं अंदर से, ठीक है ना, एक सर्कल लगा लेना कि भाई यहाँ से चले, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ से चले, अब इधर से घूमे, इधर से घूमते 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 फिर इधर से घूम के फिर कहाँ आ गए आपके, फिर उसी प्लेस पे आ गए। मतलब एक सर्कमफ्लेक्शन मतलब एक पूरा घूम लेना, पृथ्वी के ऊपर एक चक्कर लगा लेना, ठीक है। चलिए, जेम्स कुक सबसे पहले मैपिंग की थी, मैप किया था किसका, पैसिफिक ओशियन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का।
देखो नॉर्मल सी बात है, रूट्स मिल गए, नए नए प्लेसेस को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। अब इससे क्या हुआ ना, जो यूरोप का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो क्या हो गया, बहुत ही तेजी से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्योंकि अब धीरे धीरे यूरोप को क्या मिल रहा था, प्लेसेस मिल रहे थे जहाँ से वो रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकते थे, प्लेसेस मिल रहे थे जहाँ से वो क्या कर सकते थे, सेलिंग कर सकते थे, मार्केटिंग कर सकते थे, ठीक ना, एक मार्केट मिल गया था उनको सबसे अच्छा। ठीक है, अब इस डिस्कवरी ऑफ न्यू यूरोप्स ने, रेनेसां ने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दो कॉन्सेप्ट क्रिएट किए नए, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, कोलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म पे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग को मैंने बताया दो टॉपिक और बात करना है, इम्पेरियलिज्म एंड कोलोनिज्म। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, हमने इंडियन कंडीशंस के बारे में बात कर ली है ओवर दैट पीरियड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया इंडियन हिस्ट्री के डिवीजन की। उसके बाद बात किया कैसे कौन कौन से इवेंट्स है जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इफेक्टिव किया, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया रेनेसां, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिस्कवरी ऑफ न्यू यूरोप, और ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट इम्पेरियलिज्म एंड कोलोनिज्म। ठीक है, होता क्या है इम्पेरियलिज्म एंड कोलोनिज्म, पहले हम लोग कोलोनिज्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, कोलोनिज्म क्या होता है। ठीक है, जब कोई पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री पे क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, और उसके रिसोर्सेज को क्या करे, ड्रेन करे, वही क्या है आपका कोलोनिज्म है। ठीक है ना, द एक्सप्लॉयटेशन एंड कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन और अ कंट्री बाय अ पावरफुल कंट्री टू स्ट्रेंथन its resources through the political, economical and social policies. Politics, economics and social policies के थ्रू क्या कर सके, उनकी जो वेल्थ है उनका क्या कर सके, ड्रेन कर सके। यानी कि कोलोनिज्म में किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं वो लोग। ठीक है ना, किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कंट्रोल करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे और यहाँ की जो वेल्थ है, यहाँ के जो रिसोर्सेज है उसको क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, लेके अपने कंट्री में जाएंगे। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, कोलोनिज्म कहलाता है। जैसे हम कॉलोनी थे किसके, ब्रिटेन के, हम क्या थे, ब्रिटेन की कॉलोनी थे। ब्रिटेन क्या करते थे, हमारे यहाँ था और हमारे रिसोर्सों का श्रिंक करता था। बाद में वो कोलोनिज्म एम्पेरियलिज्म में बदल गया, उन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो इम्पेरियलिज्म क्या होता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन पे भी क्या कर ले, कंट्रोल कर दे। ठीक है ना, रिसोर्सेज पे तो कंट्रोल कर ही ले, रिसोर्सेज प्लस एडमिनिस्ट्रेशन पे भी क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, तो वो क्या कहलाता है आपका, इम्पेरियलिज्म कहलाता है। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर अ नेशन इज नोन एज इम्पेरियलिज्म। जब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी इन्फ्लुएंस करने लगे, अब कहें कि नहीं रिसोर्स तो हम ले ही रहे हैं, अब आपकी कंट्री कैसे चलेगी ये भी कौन करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, आपका इम्पेरियलिज्म कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ कब, जब शुरू हुआ आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप में हुआ तो यूरोप को कच्चे रॉ मटेरियल की जरूरत थी, प्लस एक मार्केट की जरूरत थी। तो यूरोप की कंट्रीज में एक रेस लग गई कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को क्या कर लें हम लोग अपने अंडर ले लें, जिससे कि हम क्या कर सकें, वहाँ से उनका रिसोर्स ले सकें, प्लस अपने बने हुए मटेरियल को क्या कर सकें, वहाँ पे सेल कर सकें, यानी कि उनको एक मार्केट भी मिल जाए प्लस रॉ मटेरियल का हब भी मिल जाए। तो इस कॉन्सेप्ट ने क्या क्रिएट किया, ये क्रिएट किया उन्होंने कोलोनिज्म को और इम्पेरियलिज्म को। ठीक है, यानी कि लालच कह सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, लालच, चीप रॉ मटेरियल और मार्केट के लालच ने क्या किया, पूरे यूरोप के लोगों को इन चीज़ों के लिए क्या किया, इंस्पायर किया कि आप कोलोनिज्म करिए और इम्पेरियलिज्म करिए। अब कोलोनिज्म, कोई कंट्री कॉलोनी बन गई तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, बस सिर्फ वही कंट्री क्या करेगी, वहाँ से वेल्थ का ड्रेन करेगी और धीरे धीरे वो क्या किसमें कन्वर्ट कर देगी, अपने आप को इम्पेरियलिज्म में, यानी कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंट्रोल कर लिया। अब तो रॉ मटेरियल भी फ्री में मिलेगा और अपना मार्केट भी क्या करेंगे हम लोग, सेल करते रहेंगे, मार्केट में अपने प्रोडक्ट भी क्या करते रहेंगे, सेल करते रहेंगे। इंडिया में देख सकते हैं हम लोग, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बना, कॉलोनी शुरू में बना तो पहले वो ट्रेड करते थे हमारे साथ, धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि ट्रेड के साथ साथ वो क्या करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। तो उसके बाद देखते हैं हम लोगों ने कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए फार्मर्स के साथ, जगह जगह उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के रूल्स लगाए। ठीक है, टैक्सेस लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, चीप रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे, सस्ते, एकदम सस्ते सामान ले जाते थे, कहाँ, यूरोप, और यूरोप से प्रोडक्ट बना के कहाँ बेच देते थे, भारत में बेच देते थे। ठीक है ना, तो उनको एक मार्केट भी मिल गया था और क्या मिल गया था, एक रिसोर्सेज के सोर्स भी मिल गए थे। ठीक है, तो यही होता है आपका कोलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। कोलोनिज्म क्या होता है,
जब कोई कंट्री क्या करे, सिर्फ रिसोर्स पे क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, तो वो क्या है आपका कोलोनिज्म। और जब एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कंट्रोल कर ले रिसोर्स के साथ साथ, वो क्या कहलाता है आपका इंपीरियलिज्म कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ रीजंस जान लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिसने कोलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म को बढ़ाया। इसके फैक्टर्स क्या कहते हैं, आइए देख लेते हैं। कुछ तो फैक्टर्स होंगे, जी हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे। पहला, जो डोमेन कंट्री थी यानी कि जो यूरोप था, उसको क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए थे। कौन से, चीप रॉ मटेरियल चाहिए थे। क्या चाहिए थे उनको, चीप रॉ मटेरियल चाहिए थे। अब चीप रॉ मटेरियल किसके लिए चाहिए थे, इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए चाहिए थे। तो इसने भी क्या किया, इंपीरियलिज्म एंड कोलोनिज्म को क्या किया, इंस्पायर किया। अब चीप रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्री के लिए, कहाँ से आएगा भाई, चलिए कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं और वहाँ से वेल्थ को ड्रेन करते हैं, यूरोप में लाते हैं, रॉ मटेरियल मिल गया, ठीक है। दूसरा, इनको मार्केट चाहिए था। क्या चाहिए था, मार्केट क्यों चाहिए था, चलो रॉ मटेरियल तो कॉलोनी से ले लिया, बहुत सारा रॉ मटेरियल ले लिया, बना लिया उसका प्रोडक्ट, क्या किया, प्रोडक्ट बना लिया। अब प्रोडक्ट बेचेंगे कहाँ, यूरोप पर, यूरोप इतना बड़ा मार्केट था ही नहीं कि वहाँ सारे प्रोडक्ट को क्या कर सके वो लोग, सेल कर सके लोग। तो उन्होंने कहा कि भैया मार्केट भी चाहिए, तो मार्केट भी मिल गया उनको कि अगर हम कॉलोनी बन गए हैं, हम क्या बन गए हैं, कॉलोनी बन गए हैं, तो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट से बना माल भी क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल से बना प्रोडक्ट भी क्या करेंगे, हमारे मार्केट में सेल करेंगे। तो कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म को इसने भी क्या किया, बढ़ाया, ठीक है। और किया, और कुछ था, यस, वेपन, मिलिट्री जो थी यूरोप की क्या थी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। बिकॉज ऑफ दैट इसने भी क्या किया, कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म को क्या दिया, बढ़ाया। शक्तिशाली आदमी हमेशा कमजोर आदमी को क्या चाहता है, दबाना चाहता है, और वही हुआ, वेपन्स बन गए, मिलिट्री बन गई। उसने भी क्या किया, इंपीरियलिज्म एंड कोलोनिज्म को क्या किया, बढ़ाया। ठीक है, और कुछ है इसमें, हाँ सर, और कुछ भी है। बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज क्या होता है, प्रिजुडाइज पूर्वाग्रह, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह। पहले से किसी के लिए किसी तरह की इमेज सोच लेना, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग सुन ले कि आशीष सर पढ़ाने वाले हैं, आप लोग पहले से मेरे बारे में क्या कर लो, एक इमेज बना लो कि आशीष सर बहुत खड़ूस होंगे, ये होंगे वो होंगे, लेकिन वैसा सच्चाई है नहीं, ठीक है। तो एक क्या कर ले हम लोग, पहले से क्या कर ले, एक कॉन्सेप्ट बना ले किसी के लिए, वही क्या कहलाता है, आपका प्रेजुडाइज कहलाता है। तो वही यूरोपियन कंट्री ने किया, उन्होंने पहले से प्रेजुडाइज बना लिया कि उनकी जो कल्चर है वो क्या है, सुपर है, सुपीरियर है, और जो एशियन कल्चर है वो क्या है, बैड है, खराब है। तो इन्होंने कहा कि अब हम क्या चलेंगे, यूरोप से यहाँ आए हैं किस लिए, आपके कल्चर को अच्छा करने के लिए। अब उनको पता ही नहीं था सबसे पुराना कल्चर तो हमारा ही है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं, पहला चीप रॉ मटेरियल, दूसरा मार्केट, वेपन, मिलिट्री, प्लस एक प्रेजुडाइज बना लेना कि उनकी कल्चर क्या है, खराब है, हमारी कल्चर क्या है, अच्छी है, हम चलते हैं उनको भी क्या करते हैं, अपने कल्चर में कन्वर्ट करते हैं, उनके कल्चर को सुधारते हैं, ठीक है। तो ये था कल्चर सुपीरियरिटी की बात थी, ठीक है। तो ये था व्हेन वेयर हाउ में इन इंपीरियलिज्म एंड कोलोनिज्म के कुछ फैक्ट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे इंडियन हिस्ट्री को भी इफेक्टिव करती है बच्चा, ठीक है ना। लास्ट में मैं आपको फिर से एक बार समराइज करूंगा कि कैसे इन सारी चीजों ने इंडियन हिस्ट्री को क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है, इफेक्टिव किया है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसने, एक ऐसा इवेंट और है जिसने इंडियन हिस्ट्री को क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है, जिसका नाम है नेशनलिज्म। तो एक वो लास्ट टॉपिक भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, नेशनलिज्म क्या है, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का नहीं, इवेंट्स का, वर्ड्स के ऐसे इवेंट्स का जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इफेक्टिव किया, उसमें आपका एक टॉपिक क्या है, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म
मतलब टू लॉयल एंड डिवोटेड टू योर कंट्री, अपने कंट्री के लिए क्या हो जाना, लॉयल हो जाना, वही क्या आपका नेशनलिज्म है, देशभक्ति हम लोग कह सकते हैं एक तरह से, ठीक ना। नेशनलिज्म से ही एक वर्ड निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशन, देश, ठीक है ना। और नेशनलिज्म के बाद से ही नेशंस बनने क्या हुए थे, शुरू हुए थे। आप कहोगे सर नेशनलिज्म के बाद से अगर नेशन बन रहा है तो उससे पहले क्या था, तो उससे पहले बच्चा किंगडम्स हुआ करते थे, ठीक ना, किंगडम हुआ करते थे, ठीक ना, राजा महाराजाओं के जो घर हुआ करते ना उनको बोलते हैं किंगडम। तो उससे पहले क्या हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, ठीक है ना, नेशंस नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो नेशंस कब बनने शुरू हुए, जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम लोग बात करेंगे कब, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ आपका 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 कब तक था, 1789 से हुआ आपका 92, टाइम पीरियड, एक छोटा सा टाइम पीरियड फ्रेंच रेवोल्यूशन का, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन एक हुआ ना इसमें सडनली रेवोल्यूशन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, ये टाइम पीरियड था। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमको एक बेसिक आइडिया दिया तीन चीज का, ठीक है ना, एक बोलते हैं लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी उन्होंने बताया, दूसरा इक्वालिटी, इक्वालिटी, और तीसरा क्या था आपका, तीसरा था आपका फर्टर्निटी, ठीक ना। ठीक ना, तीसरा था फर्टिनिटी। फर्टिनिटी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन्स थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये एक स्लोगन दिया पूरे वर्ल्ड को, ठीक है ना। और फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जो सक्सेसफुल था अगेंस्ट मोनार्क्स, अगेंस्ट ऑटोक्रेसी। मोनार्क मतलब समझ लीजिए किंग, ठीक ना, मोनार्क मतलब क्या होता है, किंग, मोनार्क मतलब क्या होता है, आपके किंग्स होते हैं। मोनार्क इसका मतलब किंग समझ लीजिए, ठीक ना, मोनार्क्स या ऑटोक्रेसी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक अब ये होता क्या है, ऑटोक्रेटिक क्या होता है, रूल ऑफ मोनार्क्स क्या होते हैं, ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ मोनार्क। नॉर्मल सी बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में कैसा कंडीशन था, फ्रांस में कंडीशन था ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम थी। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है एब्सोल्यूट रूल ऑफ वन पर्सन, यानी कि मोनार्की राजा समझ लो ना एक तरह से, एब्सोल्यूट रूल ऑफ वन पर्सन था, राजा का रूल था, वो जो बोलता था वही होता था। उसके बाद फ्रांस में क्या हुआ, रिवोल्यूशन आया और वहाँ पे क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही नेक्स्ट पार्ट था जो हम लोग देखते हैं किसके बारे में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद एक पार्ट हम लोग देखते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, और इसने नेशनलिज्म के सीट्स को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, बो दिया नेशनलिज्म के सीट को, ठीक है ना। और यहीं से नेशनलिज्म बहुत तेजी से फैला, ठीक है ना। ऑटोक्रेसी को पूरी तरह से हटा दिया गया, एब्सोल्यूट रूल ऑफ वन पर्सन को हटा करके क्या बनाया गया, आपका बनाया गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है ना, एस्टैब्लिश की गई मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था मैंने, जब नेशनलिज्म आया तभी क्या बना, आपका नेशन बना। और जब नेशनलिज्म आया फ्रांस में, अमेरिका में, उसके बाद हम लोग देखते हैं पूरे यूरोप में नेशनलिज्म आने लगा, ठीक है ना। नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग 9th और 10th में, ठीक ना। और फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आपका है पूरा 9th का एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पूरे यूरोप में क्या होने लगा, नेशनलिज्म चलने लगा, और नेशनलिज्म की वजह से क्या होने लगे, नेशंस बनने लगे। और सबसे पहले दो नेशन बने थे, कौन से, इटली और जर्मनी। जर्मनी दो सबसे पहले फर्स्ट बनने वाले नेशन थे। सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ नेशन, यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री में कौन थे, इटली और जर्मनी का सबसे पहले यूनिफिकेशन हुआ था, और ये क्या बनी थी, एक पावरफुल कंट्रीज बनी थी, ठीक है। अब देखो यही नेशनलिज्म था ना, हम लोग डायरेक्टली किससे जुड़े थे, यूरोप से। मैंने बताया फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ आपका 17, फ्रेंच रिवोल्यूशन आपका 1789 एंड 92, यानी कि 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी। हम लोग क्या थे, कॉलोनी थे किसके, ब्रिटेन के, अमेरिका के, सॉरी इंग्लैंड के क्या थे, ब्रिटेन कॉलोनी थे। और इंग्लैंड कहाँ था आपका, इंग्लैंड भी कहाँ था आपका, यूरोप में था। और ये सारी चीज़ें यूरोप में हो रही थी, यानी कि पूरे यूरोप क्या होगा, इससे इफेक्टिव होगा,
पूरे यूरोप में क्या हो गई, डेमोक्रेसी आ गई। अब जब हम डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं किसी चीज़ से तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे बिजली के तार में तार लगा के फिर पकड़ लो तो कनेक्शन तो मिलता है ना हम लोग को, उसी तरह समझ लीजिए था, ठीक है। डायरेक्ट क्या था, हमको कनेक्शन मिला, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों का इफेक्ट क्या पड़ा, इंडिया पे भी पड़ा। तो हम देखते हैं कि 19 एंड 20 सेंचुरी के आसपास देखते हैं कि इंडिया में भी बहुत लार्ज अमाउंट में क्या हुआ, रिवोल्यूशन 1857 रिवोल्ट हुए। उसके बाद 20s में हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, ठीक है। तो नेशनलिज्म पूरी तरह से क्या हुआ, हाई हुआ। इवन हम लोग भी क्या हुए, नेशनलिज्म से क्या हुए, इफेक्टिव हुए। और फाइनली हम भी क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। किसके बाद, इसी नेशनलिज्म के बाद हम भी क्या बन गए थे, एक नेशन बन गए थे, हमारा भी यूनिफिकेशन हुआ था उसके बाद, ठीक है। तो अब समझना क्या है कि ये सारे इवेंट्स जो हैं इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले हम लोग पढ़ा रेनेसां, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, रेनेसां, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स और नेशनलिज्म। इन्होंने इंडिया को कैसे इफेक्टिव किया, ठीक है ना, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कैसे इफेक्टिव किया। देखो, अगर यूरोप में रेनेसां नहीं आता तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आता, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आता तो डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जब ये सब कुछ नहीं आता तो नेशनलिज्म तो आने का चांस ही नहीं था, कॉलोनिज्म नहीं बनता, नेशनलिज्म नहीं आता, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा चलता रहता। या नेशनलिज्म आता तो हम तक नहीं पहुंचता, बहुत लेट में पहुंचता। लेकिन हम लोग डायरेक्ट किससे कनेक्टेड थे, पूरे यूरोप से कनेक्टेड थे। अब रेनेसां आया तो रेनेसां भारत में भी आएगा, आया, बिल्कुल आया। बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म भारत में हुए थे। हम लोग ने देखा कि राजा राम मोहन राय, सती प्रथा खत्म हो गई हमारे यहाँ से, ठीक है ना, सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी भारत लेके आए वो लोग, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स, भाई हमारा भी ट्रेड शुरू हुआ दूसरे कंट्रीज से, ठीक है ना, दूसरे कल्चर से हम भी आपस में मिलने लगे। और नेशनलिज्म जब भारत आया तो नॉर्मल सी बात है, भारत में नेशनलिज्म आने की वजह से भारत भी क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये सारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिन्होंने क्या किया है, इंडियन हिस्ट्री को भी क्या किया है, इफेक्टिव किया है। वर्ल्ड के ऐसे विश्व इतिहास की ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने भारतीय इतिहास को क्या की है, प्रभावित किए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को क्या किया, इफेक्टिव किया। अगर ये सब ना होता, रेनेसां नहीं होता, तो नॉर्मल सी बात है, शायद हम कॉलोनी नहीं बनते, कॉलोनी नहीं बनते तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ना इफेक्ट पड़ता, ना डिस्कवरी अपनी सी रूट से हमको कोई फर्क पड़ता, ना ही नेशनलिज्म के उनके से कोई हमको फर्क पड़ता। मे भी हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ों से क्या होते हैं, नॉलेज में होते हैं, धीरे धीरे हम इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट जुड़े थे तो डायरेक्ट होगा, ठीक है। हमको थोड़ा और समय लग जाता शायद इन सब चीज़ों से मिलने का, ठीक है, मिलने से हम थोड़े दिन और इससे क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना, हमको क्या हो गया, हम इनसे जुड़े थे, इसकी वजह से हमारी हिस्ट्री भी क्या हुई, इफेक्टिव हुई। शायद हमारी हिस्ट्री कुछ और हो सकती थी, ठीक है। चलिए, तो ये मेनली इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को क्या किया, इफेक्टिव किए, वो हम लोग ने पढ़ लिया। कैसे रेनेसां, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, और नेशनलिज्म, ठीक है, और कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म ने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को क्या किया है, इफेक्टिव किया। हम कॉलोनी बन गए, कॉलोनी बन गए तो हमारी हिस्ट्री तो वैसे ही इफेक्टिव होनी है। शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आता, शायद रेनेसां नहीं आता, डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स नहीं होते तो शायद हम कॉलोनी नहीं बनते, हम कॉलोनी नहीं बनते तो मे भी हमारी हिस्ट्री क्या होती, डिफरेंट होती, ठीक है। सब कुछ हो सकता था, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है वो है। तो नॉर्मल सी बात है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खत्म कर ली कि डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स क्या है, ठीक है, इंपीरियलिज्म, कोलोनिज्म क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, इसको पढ़ के खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज या सोर्सेज हैं जिससे हम अपने हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सोर्सेज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सोर्सेज, जो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। और इसको पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है। स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।